नमस्कार। आप प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम सिंधु सभ्यता पर आद्य इतिहास काल के अंतर्गत बात कर रहे थे और आज सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उसका दूसरा भाग, सिंधु सभ्यता के निवासी कौन थे और उनके विषय में एवं सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, इसके विषय में आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारे मनोबल में भी वृद्धि होती रहे और हम आए दिन नए वीडियोस, नए ऑडियोज आपके लिए लाते रहें, जिससे आप इतिहास को समग्रता से समझ सकें। हम वीडियोस के साथ साथ ऑडियो सीरीज भी चला रहे हैं, जिस ऑडियो सीरीज का ये 8वां वीडियो है। हमने प्रागैतिहासिक काल के विषय में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब हम सिंधु सभ्यता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, जो आद्य इतिहास काल के अंतर्गत आता है। आद्य इतिहास काल के विषय में आप सभी जानते ही होंगे, ऐसा काल जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन हम उसे डिकोड नहीं कर सके हैं, उसे पढ़ नहीं सके हैं। तो आज बात सिंधु सभ्यता के लोगों की होगी। वो लोग कौन थे और इतिहासकारों में क्या विभेद है, मतभेद है आपस में, तो ये भी हम जानेंगे। वास्तविकता में सिंधु सभ्यता के लोग कौन थे, इस बात पर विवाद का विषय है, लेकिन हम सही तथ्यों को आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता के मूल निवासी। शारीरिक बनावट के आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मनुष्य के कंकाल हैं, उनके अध्ययन से मानव जाति की 4 समूहों में बांटा गया था। जो मोहनजोदड़ो में हमें नरकंकाल मिले, वहां से हमने मानव जाति को उनके अध्ययन के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। पहला आर्द्र एस्टोलैंड, दूसरा भूमध्य सागरी, तीसरा मंगोलीय या आद्य नार्दिक, तीसरा अल्पाइन। तो कौन कौन से हैं? पहला आद्य ऑस्ट्रोलाइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा मंगोलीय तथा आद्य नार्दिक, चौथा अल्पाइन। इन 4 भागों में मानव समूह को हम अध्ययन की दृष्टि से बांटते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसलिए बांटते हैं क्योंकि हमें जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, नरकंकाल के, उनका जो हमने अध्ययन किया है, उनसे जो हमें प्राप्त हुआ है वही हम मान सकते हैं। तो आज हम आगे बात करेंगे। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के रहे होंगे, यह अनुमान लगाया जाता है, लेकिन एक्यूरेट क्या बात है ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन अब हम सिंधु सभ्यता के निर्माता से जुड़े विद्वानों के मत क्या क्या है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, ये जो इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता थी, इस सभ्यता का वास्तविकता में निर्माण किसने किया था, यह बात अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। और अभी तक अलग अलग विद्वानों के एक अलग अलग मत हैं, कोई भी एक मत नहीं है। अब एक विद्वान हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, ये दोनों लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग आर्य थे। गॉर्डन चाइल्ड जो विदेशी इतिहासकार है, ये मानते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता से आए थे, जबकि ये निराधार तथ्य है। उसके बाद राखलदास बनर्जी का मानना है कि ये लोग द्रविड़ थे। व्हीलर, मर्टिमल व्हीलर का मानना है कि दस्यु यानी दास लोग थे, जिनका बाद में आर्यों से युद्ध भी हुआ।
आपने 10 राग युद्ध के विषय में ऋग्वेद में पढ़ा होगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है, और वह युद्ध इन दस्युओं के और 10 राजाओं के जो दास राजा थे उनसे और सुदास से हुआ था, जो सुदास आर्य थे। अब हम सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। सिंधु सभ्यता लगभग 20,000 वर्ग मील में फैली हुई एक सभ्यता थी। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनगोदड़ो, कोट दीजी, रहमान डेरी, अमारी, जलीलपुर, डेरा इस्माइल, खानचक, पुरबानियाल, जुड़ीर जोदड़ो आदि महत्वपूर्ण स्थल हमें पाकिस्तान में मिले हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सैंत्रुकशई प्रमुख क्षेत्र हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका क्षेत्र मेसोपोटामिया और मिस्र की समसामयिक यानी उस समय की सभ्यताओं से बहुत अधिक विस्तृत था। मेसोपोटामिया में बस्तियां नदी मैदानों के पार घने समूहों में फैली हुई थी। फिर भी घग्गर, हाकड़ा क्षेत्र में बसी बस्तियों को छोड़कर हड़प्पा सभ्यता की अन्य बस्तियां बहुत कम घनी और बिखरी हुई थी। उदाहरण के लिए राजस्थान, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बीच सैकड़ों किलोमीटर तक फैलाव था। रेगिस्तान और दलदल भरा इलाका भी यहाँ था। शोतुरघई सबसे निकट का हड़प्पा पड़ोसी है, जो 300 किलोमीटर दूर था। अधिकांश हड़प्पाई बस्तियां सिंध के उपजाऊ मैदानों में स्थित हैं। वहां उनकी एक बड़ी संख्या शुष्क मरुस्थलों के किनारे, जैसे ईरान की सीमा पर, मकरान तट पर, सुतकांगेडोर घास के मैदानी क्षेत्र में, बदख्शा में, शौतुरघई में स्थित है। ये स्थान हड़प्पाई अविभाज्य यानी अलग नहीं है। हड़प्पाई अविभाज्य वर्ग की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बसाए गए थे। जो हड़प्पा का जो वर्ग विभाजित नहीं था और इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। हड़प्पाई बस्तियां 150 हेक्टेयर से लेकर 1 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र की थीं। अधिकांश स्थल 6 हेक्टेयर या इससे कम के थे। हर भौगोलिक क्षेत्र में बस्तियों का अपना पदानुक्रम था, मतलब अपने क्रम बाई क्रम वो बस्तियां थी। उच्च व्यक्ति, फिर उससे निम्न, फिर उससे निम्न, इस हिसाब से बस्तियों का निर्माण किया गया था। उदाहरण घग्गर झाखरा घाटी के चोलिस्तान क्षेत्र में गनवेरी वाला बस्ती जो है, वहाँ हड़प्पा जितनी ही बड़ी 150 हेक्टेयर है, जबकि 8 बस्तियाँ 10 से 50 हेक्टेयर एवं 20 बस्तियाँ 5 से 10 हेक्टेयर एवं 44 बस्तियाँ 1 से 5 हेक्टेयर तक की हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिम में, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी सुतकांगेडोर अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में सुतकांगेडोर बलोचिस्तान, पूर्व क्षेत्र से जो पूर्व क्षेत्र है वहां आलमगीरपुर तक, मेरठ के पास आलमगीरपुर है हिंडन नदी के तट पर। सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर है, तो यानी दास्क नदी के तट से लेकर हिंडन नदी तक पूर्व से पश्चिम का विस्तार था सिंधु नदी का, उस सिंधु सभ्यता का, माफ कीजिएगा। और सिंधु सभ्यता दास्क नदी
के पास स्थल सूतकांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर मेरठ के निकट हिंडन नदी के तट तक इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार था, जो उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद महाराष्ट्र तक है। दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है और मांडा रावी नदी के तट पर है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार रावी से लेकर गोदावरी तक और पश्चिम से पूर्व का विस्तार हिंडन से लेकर दास्क तक। ये नदियों के हिसाब से भौगोलिक विभाजन हमने बताया। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल इतने क्षेत्र में अलग अलग जगह पर बस्तियां बसी रहीं। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल सूतकांगेडोर से पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। यानी पश्चिम से पूर्व का विस्तार 1614 किलोमीटर है। ये एक फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। उत्तर में स्थित रहमान डेरी से दक्षिण में स्थित भगत राव की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है, जबकि दक्षिणी पुरास्थल महाराष्ट्र का दैमाबाद हड़प्पा कालीन एवं ताम्रकालीन स्थल माना जाता है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं, जिनमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 1416 किलोमीटर सिंधु सभ्यता की और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 1614 किलोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम कंफ्यूज हो गए तो फिर हम परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण, समय का निर्धारण कैसे हुआ। सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण भारतीय पुरातत्वविदों के बीच एक विवाद का विषय है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की थी, जबकि रेडियो कार्बन 14 यानी C14 विधि जैसे विश्लेषण से के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व आंकी गई है। यह सभ्यता 2200 से 2000 ईसा पूर्व के लगभग परिपक्व अवस्था में थी, मतलब बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष, बहुत अच्छे डेवलपमेंट की अवस्था में थी। अब सिंधु सभ्यता के तिथि निर्धारण में संबंध विद्वानों के मत, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जॉन मार्शल का कहना है कि 3250 से 2750 तक, यह 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का समय काल रहा, जबकि अर्नेस्ट मैके का कहना है कि 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल रहा। माधव स्वरूप वत्स का कहना है 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा, जबकि सेजे गैंड का कहना है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा। एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार मर्टिमर व्हीलर का कहना है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा। फेयर सर्विस का कहना है कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा, जबकि कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा इसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का समय काल एक विवाद का विषय है और इस सभ्यता ने की स्क्रिप्ट को हम नहीं पढ़ सके हैं, इसलिए हम इस सभ्यता के विकास के विषय में एकदम सही एवं सटीक जानकारी नहीं बता पा रहे हैं, ना ही बता सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आप छोटे छोटे वीडियोज़ में या ऑडियोज़ में हमारे इतिहास का
समग्रता से, गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा, जिससे आपको जब भी हम लाइव आए या फिर कोई हमारा मध्यकालीन या आधुनिक भारत से संबंधित कोई भी वीडियो रिकॉर्ड हो या ऑडियो रिकॉर्ड हो, आप तक आसानी से सूचना पहुंच सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बने रहें प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में अनूप वाजपेयी के साथ। धन्यवाद।